सोचिए, महज 24,200 रुपए की बेसिक सैलरी और अचानक से वो 17 लाख रुपए से ज्यादा के एक मुश्त बम्पर फायदे में बदल जाए। अरे सुनने में तो लिटरली किसी चमत्कार या लॉटरी जैसा लगता है। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। आज के इस गहन चर्चा में हम उसी सैलरी रिवीजन और 8वें वेतन आयोग के गणित को डिकोड करने वाले हैं, जिसका इंतजार लाखों परिवारों को है। हाँ, क्योंकि मतलब जब भी महीने की पहली तारीख आती है तो एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। बिल्कुल, ईएमआई की टेंशन होती है। वही तो, ईएमआई की टेंशन, बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन और वो तमाम खर्चे जो आमदनी के दरवाजे पर पहले से दस्तक दे रहे होते हैं। और महीने का अंत आते आते सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बस इन्हीं बुनियादी जरूरतों में निकल जाता है। सही बात है। एक आम सरकारी कर्मचारी या हमारे फौजी भाई का जीवन अक्सर इसी उधेड़-बुन में गुजरता है कि इस सीमित आय को कैसे मैनेज किया जाए। और ऐसे हालात में जब 17 लाख रुपए से ज्यादा के फायदे की बात सामने आती है तो पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की ही होती है। हाँ, मतलब लगता है कि कोई हवाई बात हो रही है, कोई ख्याली पुलाव है। लेकिन आज जिस गणित पर हम बात कर रहे हैं वो कोई जादू नहीं है। बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक प्रक्रिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कैलकुलेशन को समझते हैं। तो समझने में आसानी के लिए सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक पे 24,200 रुपए है। ठीक है, 24,200 रुपए की बेसिक पे। अब आमतौर पर जब भी सैलरी बढ़ने की बात होती है तो दिमाग में ये आता है कि 2-4 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। हाँ, नॉर्मली लोग यही सोचते हैं, लेकिन वेतन आयोग के मामले में पूरी कहानी बिल्कुल अलग होती है। अच्छा। हाँ, यहाँ एक विशेष टूल की एंट्री होती है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। ये फिटमेंट फैक्टर है क्या? मतलब यही वो चीज है जो महज 24,000 की रकम को आसमान पर पहुंचा देती है? एग्जैक्टली। यहीं से वेतन संशोधन का असली विज्ञान शुरू होता है। देखो, फिटमेंट फैक्टर को एक आर्थिक स्प्रिंग बोर्ड की तरह समझा जा सकता है। स्प्रिंग बोर्ड मतलब जो सीधा जंप दे। हाँ, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। हर 10 साल में जब नया वेतन आयोग आता है तो उसका मुख्य काम पुरानी सैलरी को मौजूदा महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। क्योंकि पिछले एक दशक में चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, रुपए की परचेजिंग पावर कितनी घटी है, इन सब का एक बहुत ही विस्तृत आकलन होता है और इसी आकलन के आधार पर एक मल्टीप्लायर तैयार होता है। तो अभी 8वें वेतन आयोग के लिए क्या मल्टीप्लायर चल रहा है? अभी सबसे ज्यादा चर्चा 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की है। मतलब 24,200 रुपए की वर्तमान बेसिक पे को 3.83 से गुणा किया जाएगा। रुको 3.83 का गुणांक, ये तो लगभग 4 गुना के आसपास बैठता है। हाँ, सुनने में बहुत बड़ा लगता है। मतलब क्या सच में किसी सैलरी स्ट्रक्चर में इतना बड़ा मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया जा सकता है? पहली बार में तो इस पर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से बहुत बड़ी रकम दी जा रही हो। लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों की वास्तविक महंगाई दर का ग्राफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। वो कैसे? अर्थशास्त्र में एक बास्केट ऑफ गुड्स का सिद्धांत होता है। 10 साल पहले राशन, पढ़ाई, दवाइयाँ जिस कीमत पर मिलती थीं, आज उनकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है। हाँ, ये तो है। मेडिकल खर्चे तो आसमान छू रहे हैं। तो इसलिए ये 3.83 का आंकड़ा कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक नितांत आर्थिक आवश्यकता है। ये उस नुकसान की भरपाई है जो महंगाई ने पैदा किया है। तो अगर हम 24,200 को 3.83 से गुणा करते हैं तो नया आंकड़ा क्या बनता है? ये उभर कर सामने आता है 92,686 रुपीज। अरे वाह! और कैलकुलेशन को सीधा रखने के लिए इसे राउंड ऑफ करके 92,700 रुपीज की नई बेसिक पे मान लिया जाता है। मतलब जो बेसिक पे कुछ समय पहले तक सिर्फ 24,200 रुपए थी, वो एक ही छलांग में 92,700 रुपए पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये 92,700 रुपए तो महज शुरुआत है। शुरुआत है, मतलब अभी और भी कुछ जुड़ना बाकी है। हाँ, इसे तो बस एक नींव की तरह समझना चाहिए जिस पर पूरी सैलरी की शानदार इमारत खड़ी होने वाली है। कोई भी परिवार सिर्फ बेसिक पे के सहारे तो नहीं चलता। सही बात है। महीने के अंत में बैंक खाते में जो असली वजन महसूस होता है वो तो भत्तों की वजह से होता है। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो इस सुधारी हुई बेसिक पे पर इंक्रीमेंट लागू होता है। 3% का मानक इंक्रीमेंट। हाँ, अगर सालाना 3% के इंक्रीमेंट को 92,700 रुपए पर जोड़ा जाए तो ये लगभग 2,781 रुपए का सीधा इजाफा करता है। तो इंक्रीमेंट जुड़ने के बाद
ये नई बेसिक पे 95,500 रुपए के स्तर पर आ गई। बिल्कुल, 95,500 रुपीस। लेकिन भत्तों के बिना ये रकम अभी भी अधूरी है। असली बदलाव तब महसूस होता है जब इसमें डीए और एचआरए जैसे अहम अलाउंस शामिल होते हैं। डीए मतलब महंगाई भत्ता, जो रोजमर्रा की बदलती महंगाई से सुरक्षा देता है। हाँ, डीए एक तरह से आर्थिक जीवन रक्षक का काम करता है। जैसे जैसे बाजार में चीजों के दाम बढ़े, आय का एक हिस्सा उस महंगाई को बेअसर करने के लिए बढ़ता रहे। तो अब इस 95,500 रुपीस की बेसिक पर इन भत्तों का असर देखते हैं। सबसे पहले एचआरए लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस शहरों की श्रेणी के हिसाब से अलग अलग होता है। टियर 1 शहरों में किराया बहुत ज्यादा होता है, छोटे शहरों में कम। हाँ, एक्स क्लास, वाई क्लास सिटीज के हिसाब से। तो अगर इसे एक औसत मानक पर रखकर देखा जाए तो ये 7,260 रुपए के आसपास बनता है। ठीक है, 7,260। और फिर डीए की बारी आती है। हाँ, इस नए स्ट्रक्चर में डीए की रकम करीब 27,810 रुपए बैठती है। बाप रे, 27,000 से ज्यादा की रकम सिर्फ डीए के रूप में। हाँ, बिल्कुल। आज के समय में बहुत से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पूरे महीने की आय इतनी नहीं होती जितना बड़ा यहाँ सिर्फ महंगाई भत्ता बन रहा है। यही तो इस सैलरी रिवीजन की सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन स्तर किसी भी हाल में नीचे ना गिरे। सही बात है। और मुझे लगता है बात यही खत्म नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। ड्यूटी के स्वरूप, पद और पोस्टिंग की जगह के आधार पर कई अन्य अलाउंस भी मिलते हैं, खासकर हमारे फौजी भाइयों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। हाँ, फील्ड एरिया अलाउंस या हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस। अगर उन सभी छोटे बड़े भत्तों को एक साथ मिला लिया जाए तो वे लगभग 20,550 रुपए के करीब पहुंच जाते हैं। अच्छा, 20,550। और टीए का क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस? टीए को लेकर तो स्थिति बहुत स्पष्ट है। पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह आग लगी है, उसे देखते हुए पुराना टीए तो बिल्कुल अपर्याप्त है। हाँ, यातायात का खर्च तो बहुत तेज गति से बढ़ा है, सार्वजनिक परिवहन हो या अपनी गाड़ी। इसीलिए जो टीए पहले औसतन 3,600 रुपए हुआ करता था, इस नए स्ट्रक्चर में उसे सीधे दुगना करके 7,200 रुपए के स्तर पर लाया जा रहा है। अब अगर इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखी जाए तो इंक्रीमेंट वाली बेसिक 95,500 रुपीस, उसमें 7,260 रुपए का एचआरए जोड़ लो और 27,810 रुपए का डीए, प्लस 20,550 रुपए के अन्य भत्ते और 7,200 रुपए का टीए। जब ये सारे आंकड़े एक जगह मिलते हैं तो कुल ग्रॉस सैलरी, 1 मिनट में कैलकुलेट करता हूँ, ये तो 1,27,700 रुपए के पाल पहुंच जाती है। बिल्कुल, 1,27,700 रुपए। और इस विशाल आंकड़े की अहमियत तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना पुराने ढांचे से करते हैं। पुराने स्ट्रक्चर में 24,200 की बेसिक पर सारे भत्ते जोड़ने के बाद भी कुल सैलरी मुश्किल से 49,500 रुपए के आसपास सिमट जाती थी। हाँ, और अब नया आंकड़ा सीधे 1,27,000 से ऊपर है। तो अगर 1,27,700 में से पुरानी 49,500 की सैलरी को घटा दिया जाए तो हर महीने सीधा 78,200 रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है। ये सिर्फ कागज पर लिखा नंबर नहीं है। हर महीने 78,000 रुपए अतिरिक्त आना किसी भी फौजी भाई या पेंशनर की जीवन शैली में अभूतपूर्व सुधार ला सकता है। बिल्कुल, इससे ईएमआई और रोजमर्रा के बिलों का बोझ तो खत्म होता ही है, इंसान भविष्य के वो सपने भी पूरे कर सकता है जो पैसों की कमी से रुके पड़े थे। हाँ, क्योंकि ये अतिरिक्त आय एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चक्र बनाती है। जब हर महीने 78,000 एक्स्ट्रा आते हैं तो सिर्फ गुजारे की चिंता नहीं रहती। समृद्धि और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बिना कर्ज लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। सही कहा। लेकिन अभी तक जिस 17 लाख रुपए से ज्यादा के एक मुश्त फायदे की बात हो रही थी, उसका रहस्य इन मासिक आंकड़ों में तो पूरी तरह नहीं खुलता। हाँ, वो विशाल आंकड़ा सिर्फ एक महीने की सैलरी से तो नहीं बन सकता। तो वो पहाड़ जैसा 17 लाख का आंकड़ा आखिर उत्पन्न कहाँ से होता है? यहीं पर वो मास्टर प्लान आता है जिसे बारीकी से समझने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब एरियर के महा कैलकुलेशन में छिपा है। एरियर यानी बकाया राशि? हाँ, जब भी नए वेतन आयोग की घोषणा होती है और जब वो वास्तव में लागू होता है, इन दोनों के बीच अक्सर एक लंबा समय लग जाता है। कागजी कार्रवाई, समितियों की रिपोर्ट और सरकारी मंजूरी में तो साल भर निकल जाता है। और इसी देरी की अवधि का जो वित्तीय नुकसान होता है
उसकी भरपाई के लिए ये बकाया राशि एक साथ दी जाती है। मतलब ये कोई खैरात या इनाम नहीं है, ये मेहनत का वो पैसा है जिसे मिलने में केवल देरी हुई है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि 2026 और 2027 के एरियर का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले 2026 की स्थिति देखते हैं। हर महीने का शुद्ध अंतर 78,200 रुपए आ रहा है। तो अगर 2026 के पूरे 12 महीनों का एरियर जोड़ा जाए तो इस 78,200 को 12 से गुणा करना होगा। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 2026 के एक साल का एरियर ही 9,38,400 रुपए बन जाता है। अरे बाप रे, लगभग 9.5 लाख रुपए केवल एक साल के बकाये के तौर पर। और जब हम 2027 में प्रवेश करते हैं तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि 2027 तक आते आते महंगाई भत्ते में 2 बार और बढ़ोतरी हो चुकी होगी और नए इंक्रीमेंट जुड़ चुके होंगे। हाँ, डीए तो साल में 2 बार बढ़ता है। तो 2027 के लिए एक सुरक्षित अनुमान लेकर चलते हैं कि मासिक अंतर बढ़कर करीब 85,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। तो अगर इस 85,000 रुपए को पूरे 12 महीनों से गुणा किया जाए तो ये रकम बढ़कर 10,20,000 रुपए हो जाती है। क्या कमाल का गणित है ना। 2026 के 9,38,400 रुपए और 2027 के 10,20,000 रुपए। और अगर इन दोनों सालों के बकाये को जोड़ दें तो कुल रकम 19,58,400 रुपए बन जाती है, करीब 19.5 लाख रुपए। एग्जैक्टली। अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि शुरुआत में जिस 17 लाख के आंकड़े का जिक्र हुआ था वो असल में इसी 19.5 लाख की नींव पर टिका है। सच में इस जगह पर थोड़ा ठहरकर इस 19.5 लाख रुपए के व्यावहारिक प्रभाव को महसूस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक सरकारी कर्मचारी या पूर्व सैनिक के खाते में जब अचानक 19.5 लाख रुपए क्रेडिट होते हैं तो ये पूरे परिवार के भविष्य को एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना देता है। हाँ, किसी पिता को बेटी की शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता, कोई बरसों से रुका हुआ मकान का काम पूरा हो जाता है, और किसी बुजुर्ग को मेडिकल जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। ये वो पैसा है जो रिटायरमेंट के बाद सम्मान और सुकून देता है। ये सचमुच किसी बड़ी आर्थिक क्रांति जैसा है। लेकिन इस खुशी और उत्साह के बीच थोड़ी तार्किकता भी लानी होगी। हाँ, वो तो है। क्या ये पूरा का पूरा 19,58,400 रुपए सीधे जेब में आ जाएगा या फिर सरकारी व्यवस्था के हिसाब से यहाँ कोई कटौतियों का प्रावधान भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। वित्तीय समझदारी यही कहती है कि कुल रकम और हाथ में आने वाली वास्तविक रकम के अंतर को स्पष्ट रखा जाए। तो क्या कटौतियां होती हैं इस पर? 1958,400 रुपीस की इस कुल रकम पर कुछ वैधानिक कटौतियां लागू होती हैं और इसमें सबसे बड़ी कटौती एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत होती है। तो इस 19.5 लाख के एरियर पर एनपीएस का गणित कैसे काम करेगा? मौजूदा नियमों के तहत इस तरह के बड़े एरियर भुगतान पर लगभग 10% के आसपास एनपीएस की कटौती का अनुमान लगाया जाता है। 10%? मतलब 19,58,400 का 10% निकाला जाए तो एनपीएस के खाते में करीब 1,95,840 रुपए की कटौती होगी। लगभग 2 लाख रुपए कट जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पैसा कोई टैक्स नहीं है जो डूब गया। ये राशि सीधे भविष्य के रिटायरमेंट फंड में जा रही है। हाँ, एनपीएस में कंपाउंडिंग की ताकत से आने वाले सालों में ये 2 लाख रुपए की रकम कई गुना बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक सुरक्षित निवेश है, लेकिन हाँ, वर्तमान समय में ये लगभग 2 लाख रुपए की राशि तुरंत नकद के रूप में हाथ में नहीं आएगी। तो अगर इस गणित को अंतिम रूप दिया जाए, कुल रकम 19,58,400 रुपए में से 1,95,840 रुपए की एनपीएस कटौती को घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो फाइनल इन हैंड पैसा बचता है वो 17,62,560 रुपए होता है। यही वो 17,62,560 रुपए का सटीक आंकड़ा है जिससे हमारी चर्चा शुरू हुई थी। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एनपीएस में कटने के बाद भी एक मुश्त 17.5 लाख रुपए का बैंक खाते में आना किसी करिश्मे से कम नहीं है। सही कहा। विचार करने वाली बात है कि जहां एक तरफ महीने के 24,200 रुपए से घर चलाने की जद्दोजहद चल रही थी, वहां खाते में अचानक 17.6 लाख रुपए का आना जीवन की आर्थिक चिंताओं को एक झटके में खत्म कर सकता है। यही कारण है कि वेतन संशोधन के प्रभाव को केवल कुछ कागजी फाइलों या सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं माना जा सकता। इसका असली असर लोगों की रसोई में, उनके रोजमर्रा के रहन सहन और आत्मविश्वास में साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। जब इंसान के पास वित्तीय सुरक्षा होती है तो उसके काम करने की क्षमता,
ऊर्जा और समर्पण भी कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से हमारे फौजी भाइयों और पूर्व सैनिकों के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सीमाओं की रक्षा में समर्पित कर दिया। उनके लिए ये आर्थिक सुरक्षा उनके महान त्याग का एक बहुत छोटा सा लेकिन जरूरी प्रतिफल है। हाँ, तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये सफर बहुत ही तार्किक रहा। हमने देखा कि कैसे महज 24,200 रुपए की शुरुआती बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर के 3.83 वाले फॉर्मूले से उछलकर 92,700 रुपए की मजबूत नींव बन जाती है। फिर इस पर इंक्रीमेंट, डीए, एचआरए और टीए जैसे अहम भत्ते जुड़कर इसे 1,27,700 रुपए की एक शानदार ग्रॉस सैलरी का आकार देते हैं। और जब इस लगभग 78,000 रुपए के मासिक मुनाफे को 2026 और 2027 के बकाया एरियर के रूप में कैलकुलेट करते हैं तो ये 19.5 लाख रुपए बन जाता है। और अंत में एनपीएस की भविष्य को सुरक्षित करने वाली कटौती के बाद भी ये 17.6 लाख रुपए का शुद्ध इन हैंड मुनाफा छोड़ जाता है। इस पूरी वित्तीय यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये वेतन संशोधन सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है। ये लाखों परिवारों के संघर्ष को आसान बनाने और उनके भविष्य को ठोस सुरक्षा देने की पहल है। बिल्कुल, इसे एक व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना आवश्यक है। हाँ, वो क्या? जब इतनी बड़ी रकम अचानक खातों में आएगी तो असली चुनौती उस पैसे को खर्च करने की नहीं होगी। सही बात है। असली और सबसे बड़ी चुनौती होगी उस पैसे को सही जगह निवेश करने की, उसे और बढ़ाने की। क्या हमारी आर्थिक योजनाएं, हमारी निवेश की समझ इस विशाल बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल पर सभी को गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।